हम धौंस जमाने वालों के बजाय सम्मान पसंद करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के सिर्फ इन चंद शब्दों ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर एक बहुत बड़ी और दिलचस्प कहानी की नींव रख दी। तो चलिए आज इसी ग्रीनलैंड गैम्बिट की परतों को खोलते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आर्कटिक के एक द्वीप को लेकर हुआ एक विवाद आज की ग्लोबल पावर, इकोनॉमी और यहाँ तक कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, इस पूरी सोच में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उस चिंगारी की जिसने ये सब शुरू किया, यानी ग्रीनलैंड का वो गतिरोध। फिर देखेंगे कि यूरोप ने सिद्धांतों की बात क्यों की। इसके बाद हम देखेंगे कि दुनिया का एजेंडा अब कौन सेट कर रहा है या कौन नहीं कर रहा है। फिर आएगा एक बहुत ही दिलचस्प इकोनॉमिक एंगल, ट्रेड डेफिसिट वाला। और आखिर में बात होगी परसेप्शन की लड़ाई की, जहां एआई एक बिल्कुल नया खिलाड़ी बनकर उभरा है। तो सवाल ये है कि आखिर दावोस में हुआ क्या था? वो कौन सी बात थी जिसने एक इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को जन्म दे दिया? मामला शुरू हुआ पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक बयान से। उनका कहना था कि भाई अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड पर उसका कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। और ये कोई मामूली सलाह मशवरा नहीं था, इसके साथ एक धमकी भी जुड़ी थी। धमकी थी 8 यूरोपीय देशों पर 10% का इंपोर्ट टैक्स लगाने की, मतलब सीधा सीधा आर्थिक दबाव। अब जाहिर है ग्रीनलैंड चुप नहीं बैठा। डेनमार्क और पूरे यूरोपियन यूनियन ने उसका साथ दिया और तुरंत पलटवार किया। उन्होंने साफ कहा कि ये कोई मजाक नहीं है, ये इंटरनेशनल लॉ और देशों की सीमाओं के सम्मान का सवाल है। ये तो बुनियादी सिद्धांतों की बात है। और यहीं से ये पूरा मामला 2 अलग-अलग दुनियाओं की सोच की टक्कर बन जाता है। देखिए, एक तरफ थे यूरोप के लीडर्स जो कह रहे थे कि दुनिया नियमों, कानूनों और आपसी सम्मान से चलनी चाहिए, जैसा मैक्रो ने कहा, कानून का राज न कि जोर जबरदस्ती। वहीं दूसरी तरफ थी एक ऐसी सोच जो कहती थी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जो ताकतवर है वही सही है, सीधी सीधी पावर की राजनीति। लेकिन ये जो जुबानी जंग चल रही थी ना, ये सिर्फ सतह पर दिख रही थी। असल में ये ग्लोबल पावर बैलेंस में आ रहे एक बहुत बड़े, बहुत गहरे बदलाव का सिर्फ एक लक्षण है। और इस पर एक एक्सपर्ट की राय सुनना बहुत जरूरी है। जाने माने फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट फरीद ज़कारिया कहते हैं कि अब दुनिया अमेरिका को एक लीडर के तौर पर नहीं, बल्कि एक समस्या के तौर पर देख रही है जिसे किसी तरह मैनेज करना है। मतलब सहयोगी देश अब वॉशिंगटन के पीछे नहीं चल रहे, बल्कि वो रास्ते खोज रहे हैं कि अमेरिका की नीतियों से बचकर अपना काम कैसे चलाया जाए। ज़कारिया इसे डी रिस्किंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। मतलब अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करो। ये होता कैसे है? देखिए, सबसे पहले अमेरिका की नीतियां अप्रत्याशित हो जाती हैं, मतलब उनका कोई भरोसा नहीं रहता। तो फिर उसके सहयोगी देश दूसरे मार्केट और पार्टनर ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर अमेरिका के बिना ही नए ट्रेड एग्रीमेंट होने लगते हैं और नतीजा, धीरे धीरे दुनिया में अमेरिका का असर कम होने लगता है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये असल में हो रहा है। कनाडा के विदेश मंत्री खुलकर कह रहे हैं कि अमेरिका से हटकर दूसरे देशों से रिश्ते बढ़ाने होंगे। यूरोप ने साउथ अमेरिका के मर्कोसूर ब्लॉक के साथ फ्री ट्रेड डील साइन कर ली है। ब्राजील, अफ्रीका, इंडिया, सबके सब दूसरे पार्टनर्स के साथ अपना व्यापार बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। हो सकता है कि अमेरिका का ये जो आक्रामक रवैया है, इसके पीछे एक ऐसी इकोनॉमिक थ्योरी हो जो सुनने में बिल्कुल उल्टी लगती है। तो इसको समझने के लिए पहले एक टर्म समझ लेते हैं, ट्रेड डेफिसिट, यानी व्यापार घाटा। आसान भाषा में कहें तो जब कोई देश एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करता है, मतलब बेचता कम है और खरीदता ज़्यादा है, तो उसे ट्रेड डेफिसिट होता है। आमतौर पर इसे इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन हाल ही में आई एक इकोनॉमिक स्टडी इस पूरी सोच को ही पलट देती है। उसका कहना है कि ट्रेड वॉर में यही व्यापार घाटा, यही कमजोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत, आपका हथियार बन सकती है। इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। सोचिए, जिस देश का ट्रेड डेफिसिट है वो ज्यादा सामान इंपोर्ट कर रहा है, तो जब वो टैरिफ लगाएगा तो उसे ज्यादा टैक्स मिलेगा, है ना? अब जवाब में जब दूसरा देश टैरिफ लगाएगा तो उसके पास टैक्स लगाने के लिए सामान ही कम है, क्योंकि वो तो कम इंपोर्ट कर रहा था, तो उसकी जवाबी कार्रवाई कमजोर पड़ जाएगी। मतलब ट्रेड वॉर में घाटे वाला देश फायदे में रह सकता है। तो हमने जियोपॉलिटिक्स की बात की, इकोनॉमिक्स की बात की, लेकिन इस पूरी कहानी की एक आखिरी परत भी है जो इन सब से ऊपर है, और वो है नैरेटिव की लड़ाई।
यानी कहानी कौन सुना रहा है और कैसे सुना रहा है, इसकी लड़ाई। एक बहुत ही जबरदस्त रिसर्च सामने आए हैं जो दिखाती है कि कैसे एआई अब डिप्लोमेसी का खेल बदल रहा है। इसे एक तरह का डिप्लोमैटिक फ्लाइट सिम्युलेटर समझिए। मतलब कोई भी बयान जारी करने से पहले एआई ये बता सकता है कि जनता पर उसका क्या और कैसा असर होगा। ये रिसर्च फ्रेमवर्क करता क्या है? ये किसी भी डिप्लोमैटिक घटना की खबर के छोटे छोटे हिस्सों को बदल कर देखता है। जैसे थोड़ा सा टोन बदल दिया या खबर में से किसी एक देश का नाम हटा दिया, और फिर ये देखता है कि किस छोटे से बदलाव से लोगों की सोच पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, और वो भी 70% सफलता दर के साथ। और जो नतीजे आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। ये चार्ट देखिए, ये साफ दिखाता है कि कहानी को बदलने के कुछ तरीके दूसरों से कहीं ज्यादा असरदार हैं। मिसाल के तौर पर, किसी बयान का सिर्फ टोन यानी लहजा बदल देना बातचीत से किसी एक पार्टी को बाहर करने के मुकाबले लगभग 4 गुना ज्यादा असरदार है। कमाल है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। इस दुनिया में जहां पावर शिफ्ट हो रही है और नैरेटिव को एआई से कंट्रोल किया जा सकता है, वहां आने वाले कल के नियम आखिर लिखेगा कौन? क्योंकि एक बात तो साफ है, जैसे जैसे पुराना वर्ल्ड ऑर्डर टूट रहा है, कहानी पर किसका कंट्रोल है, ये बात शायद उतनी ही जरूरी हो जाएगी जितनी कि इकोनॉमिक या मिलिट्री पावर।